माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आगे और भी टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कराया था। वो वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, आप जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी इस लेक्चर को देखने में आपको मजा आएगा, अदरवाइज आपको टोटल समझ में नहीं आने वाला। जाइए सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। जो लास्ट लेक्चर में जुड़े थे उनका मोस्ट वेलकम है इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो डायमेंशन होता है ईच टर्म ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन आपको दी गई है, मान लीजिए कोई सा भी इक्वेशन आपको दिया गया, उसका जो डायमेंशन होता है ईच टर्म का, सभी टर्म का, मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए। जैसे कोई एक इक्वेशन होता है, सपोज दैट x बराबर AT प्लस UT, कुछ भी मान लीजिए, तो जो x का डायमेंशन होगा ये AT प्लस UT के डायमेंशन के बराबर होगा। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अथवा अगर इससे भी ना समझे, दूसरे तरीके से आप क्या समझ सकते हैं कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होंगी तभी हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आपको 4 सेकेंड में ऐड करना है 8 सेकेंड, तो ऐड कर सकते हो, 12 सेकेंड आएगा। लेकिन क्या आप 12 मीटर में 10 किलोग्राम ऐड कर सकते हो? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। मतलब किसी भी क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उसका डायमेंशन सेम होता है। अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तभी वो ऐड होंगी या फिर वो सब्ट्रैक्ट होंगी। चाहे इस प्रकार से कहिए या फिर इसी का दूसरा रूप आप इस प्रकार कहिए कि किसी भी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। यही चीज यहां पर बताया जाए, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, कि किसी भी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। अगर वहां से भी ना समझ में आए, जैसे कोई इक्वेशन मान लो, जैसे आप एक मोशन का ही इक्वेशन मान लीजिए, क्या x बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कई लोग इसे x की जगह s भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेड डिस्प्लेसमेंट ही हमारा, x इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन होगा x का, वो UT के डायमेंशन के बराबर होगा, वो हाफ AT स्क्वायर के भी डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन है उसके प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सिमिलर ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई इक्वेशन दी होगी उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब उनका डायमेंशन सेम हो। मतलब यहां पर UT हाफ AT स्क्वायर में तभी जुड़ सकता है जब UT का डायमेंशन हाफ AT स्क्वायर के बराबर हो। बातें समझ रहे हो ना? मतलब आप तभी जोड़ सकते हो किसी भी दो क्वांटिटी को जब उनका डायमेंशन सेम हो। जैसे कि हमने बताया 4 सेकंड में 8 सेकंड आप जोड़ सकते हैं, लेकिन 10 किलोग्राम में 5 मीटर नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ोगे? कभी सुने हो 10 किलोग्राम में 5 मीटर नहीं जुड़ता। क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पर चर्चा करें, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? A एंड B इन इक्वेशन क्या हमारा V इज इक्वल टू A प्लस BT। ये हमारा कोई इक्वेशन दिया जा रहा है, इसी में कह रहा है कि हमें A और B का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे आप?
आप जानते हो यहां पर वेयर, यहां पर क्वेश्चन में ही दिया गया होगा कि जहां पर v क्या है, वेलोसिटी है, v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम, t इज टाइम। a और b का हमें निकालना है ऑलरेडी इक्वेशन, हम क्या करेंगे उसको, ठीक है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर इसका आप सॉल्यूशन देखोगे कैसे, हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है v बराबर a प्लस बी टी, हम यहां पर अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। क्या कहता है, द ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, या आप कह सकते हो कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटीज। किसी भी इक्वेशन में हम सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों हमारा स्टेटमेंट वही है, सेम है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिख लेंगे v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, v में a माइनस किया जा रहा है तो इसका मतलब है a का डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखोगे आप डायमेंशन ऑफ a जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ v के बराबर। डायमेंशन ऑफ a अगर निकालो डायमेंशन ऑफ v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, अरे सॉरी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मीटर को आप लिखते हो l, सेकेंड को लिखते हो t, क्या आ जाएगा lt माइनस 1, क्या आया, डायमेंशन ऑफ a। सिमिलर अगर हम डायमेंशन ऑफ b भी निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशन d हम लिख देते हैं जनरली, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b, b का सिर्फ डायमेंशन v के इक्वल नहीं है। देखो ये क्या है, bt है, bt घटाया जा रहा है, v में क्या माइनस हो रहा है, bt माइनस हो रहा है ना कि b माइनस हो रहा है, तो जो bt का डायमेंशन होगा वो v के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, b का डायमेंशन हमें निकालना ही है, t का डायमेंशन होता है कैपिटल T इज इक्वल टू v क्या हमारा मीटर पर सेकेंड, इसका होता है हमारा lt माइनस 1 और ये आ गया b इंटू में हमारा t उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या निकल के आएगा, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू lt माइनस 2। तो ये दोनों हमारे डायमेंशन मिले, डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b, इस प्रकार से आपको निकालना है। सो नोट डाउन करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलें। क्या सबको समझ में आया, सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताते चलेंगे यस आर नो, यस आर नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ चुका है। अच्छा बीटी, देखो यहां पर देखो जब डायमेंशन आप कैसे निकालो, हमें क्वेश्चन क्या मिला, v माइनस ए माइनस बी टी, v में से a घट रहा है ना, तो कोई भी क्वांटिटी किसी में माइनस हो रही है तो उसका जो डायमेंशन होगा उस क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, तो a का डायमेंशन b के बराबर होगा। v में हमारा bt भी तो माइनस हो रहा है ना, तो जो bt का डायमेंशन होगा वो हमारा v के बराबर होगा, ना कि हमारा b का डायमेंशन v के बराबर नहीं होगा। bt माइनस हो रहा है इसलिए bt का डायमेंशन जो होगा वो v के बराबर होगा। सो नोट डाउन करिए, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, यस आर नो गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, सब लोग तैयार हो, चैट सेक्शन में लिख के बताते चलो यस आर नो। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से, देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपको ए बी सी डी ई का डायमेंशन प्राप्त करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी और ई का डायमेंशन प्राप्त करना है। इन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन दिया जा रहा है क्या, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी प्लस सी टी क्यूब प्लस डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई प्लस टी स्क्वायर
बस इतना इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको a b c d e का डायमेंशन प्राप्त करना है, जहां पर x क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट और t क्या है हमारा टाइम। आ जाएगा सबको, आ जाएगा, बताया जाए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दे रहे हैं, टेंशन ना। जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड क्या होता है, सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड होता है आप इसको एक तरफ कर लीजिए, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x माइनस ए टी माइनस बी माइनस सी टी क्यूब माइनस डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू में 0। इतना तो सबको मालूम है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। x में हमारा 80 माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो x का डायमेंशन होगा वो 80 के डायमेंशन के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ 80 जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ x के, बिल्कुल हो सकता है। 80 का डायमेंशन, a का हमें डायमेंशन निकालना है, t का डायमेंशन कैपिटल T, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं मीटर, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही है, मीटर होता है, तो मीटर का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल L होता है। क्या आया, a का डायमेंशन क्या मिला, LT माइनस 1, ये a का डायमेंशन मिल गया, ठीक। एंड फिर b भी तो माइनस हो रहा है, तो जो डायमेंशन ऑफ b होगा वो डायमेंशन ऑफ x के बराबर होगा। तो जो b का डायमेंशन निकलेगा वो x का डायमेंशन क्या होता है, L, क्योंकि इट इज ए डिस्प्लेसमेंट, b का भी डायमेंशन आ गया। इसी प्रकार हम c का भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो डायमेंशन ऑफ सी टी क्यूब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, किसी में से, x में से। अगर ऐड भी हो रहा होता फिर भी हमारा फॉर्मूला यही था, सी टी क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो जो c का डायमेंशन ऑलरेडी निकालना है, इधर आ जाएगा t3, ये x का डायमेंशन L, तो c का जो डायमेंशन निकला वो LT माइनस 3 निकल के आया। a का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन मिल गया एंड c का डायमेंशन मिल गया। अब यहां से देखो, यहां से e प्लस टी स्क्वायर, यहां पर देखो e प्लस टी स्क्वायर, मतलब e जो है वो t स्क्वायर में भी तो ऐड है, तो जो डायमेंशन ऑफ e होगा, डायमेंशन ऑफ e होगा वो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होगा। जो डायमेंशन ऑफ e निकल के आएगा वो टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर का डायमेंशन t2। अब आप d का डायमेंशन निकाल पाओगे, अब आप d का डायमेंशन निकाल पाओगे कैसे, अब आप यहां से कर सकते हो कि जो डायमेंशन ऑफ x होगा, x में से ये टोटल घटा हुआ है, देखो dt स्क्वायर अपान e प्लस टी स्क्वायर टोटल माइनस हुआ है, तो इसका टोटल का डायमेंशन जो होगा उसके बराबर होगा। क्लियर है सबको, चलो डायमेंशन ऑफ x जो होगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बताना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई प्लस टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ एक्स का होता है L, इज इक्वल टू डी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, टी स्क्वायर का डायमेंशन T2 डिवाइड बाई ई का डायमेंशन ऑलरेडी T2 आपको मिला है, एंड प्लस टी स्क्वायर का ऑलरेडी डायमेंशन T2 होता ही है। जब आप T2 में T2 ऐड करोगे, 2T2 तो लिखते नहीं है, आप क्या करो डायमेंशन ऐड करो। भाई 5 मीटर में 6 मीटर ऐड करो तो क्या लिखते हो, 11 मीटर ही तो लिखते हो ना, 11 मीटर स्क्वायर लिखते हो, मीटर लिखते हो। तो ऐसे 10 सेकंड में से 5 सेकंड ऐड करो तो कितना लिखोगे, 15 सेकंड ही तो लिखोगे। वैसे टी में टी ऐड करो, टी ही तो लिखोगे कि टी स्क्वायर लिखोगे, टी ही लिखोगे, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा d, ये हो गया हमारा T2 डिवाइड बाई T2 हो गया, एंड ये ऑलरेडी कट जाएगा, तो ऑलरेडी आ गया, d का डायमेंशन हमें मिल गया कैपिटल L। इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस मिल जाए तो आप इसी प्रकार से फाइंड कर पाएंगे। सो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करेंगे सब लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट।
सबको समझ में आया? यस और नो गाइस? आया समझ में ना? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ नेक्स्ट, अगर और भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसे और किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे? क्वेश्चन मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैसे? फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b आपको निकालना है, ठीक है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। आपको a अपॉन b निकाला, अलग अलग नहीं निकाला, a अपॉन b का डायमेंशन निकाला। भाई a का डायमेंशन निकालोगे, b का डायमेंशन निकालोगे, a अपॉन b ऑलरेडी निकल ही आएगा, क्या दिक्कत है? और कुछ करना ही नहीं, डिवाइड कर देना, ठीक। इन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन दी जा रही है, इक्वेशन क्या है आपका? p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई bx। ये आपका इक्वेशन है जहां पर वेयर p हमारा क्या है? प्रेशर है, p इज प्रेशर, और t इज टाइम एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। ये चीज दिया जा रहा है। p हमारा प्रेशर, t हमारा टाइम, x हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताना? सिंपल फार्मूला, कुछ भी नहीं करना, वही पहले की तरह जो भी हम लोग करते आते थे। कैसे? सॉल्यूशन लिख लेंगे इसका। कैसे लिखेंगे? p माइनस a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई bx इज इक्वल टू 0। अब आपको निकालना क्या है? a अपान b का फार्मूला निकालना है। अब यहां से देखो, जो a है, a माइनस टी स्क्वायर हुआ है कि नहीं हुआ है? कि a जो है, a में से टी स्क्वायर माइनस हुआ है, अर्थात कब माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है? जब उन दोनों का डायमेंशन सिमिलर रहा होगा। a अगर सेकंड में है, t2 भी हमारा सेकंड में है, टी स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर में होगा, तो a भी हमारा सेकंड स्क्वायर में ही होना चाहिए, तभी तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। हो सकता है तो a का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर का डायमेंशन t2 होता है। बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इतना तो सबको आ गया, डायमेंशन ऑफ a मिल गया हमको। अब b का डायमेंशन निकालने के लिए आप देख रहे हो p में से टोटल a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई bx माइनस हुआ है, मतलब ये टर्म टोटल माइनस हुआ है p में से। जब ये टर्म टोटल माइनस हुआ तो डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इतना। लिख सकते हो ना? जी बिल्कुल। चलो हम क्या लिखेंगे अब? डायमेंशन ऑफ p जो होगा वो इक्वल होगा किसके? डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई bx के। ऑलरेडी इक्वल होगा। तो यहां से डायमेंशन ऑफ p बराबर आपने क्या पढ़ा था? फोर्स अपॉन एरिया। p मतलब यार प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये देखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो p इक्वल टू क्या लिखोगे? F बाई ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन क्या निकाले आपने? t2 निकाला, माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन t2 तो होता ही है, डिवाइड बाई b का डायमेंशन निकालना है, x का यल हो जाएगा। f का क्या होता है? mlt माइनस 2। नहीं पता तो जाओ पिछला लेक्चर देख लो, f का डायमेंशन कैसे निकाले थे। एरिया का डायमेंशन L2 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? t2 में से t2 जाएगा तो कितना बचेगा? t2 ही बचेगा, 0 नहीं होगा अपान, क्योंकि 4 सेकंड में से 5 सेकंड घटाओ तो कितना आएगा? -1 सेकंड। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग भले आ रही है, लेकिन आपका जो यूनिट आ रहा है वो तो सेकंड में ही आ रहा है ना, तो डायमेंशन थोड़ी चेंज होगा। जो हमारा यूनिट होता है वैसे ही डायमेंशन निकालते हैं। फाइनल वर्डिक्स b का डायमेंशन हमें निकालना है यार। तो यहाँ से क्या कटेगा आपका?
एक एल से एक एल कैसा कट गया, ECl से ECl कट गया, ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं कटेगा। बी का डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, यल तो कैंसिल हो गया, यम आएगा इस साइड तो यम -1 हो जाएगा, यम -1। भाई बी उधर गया है तो यम नीचे आएगा ना, T2 ऊपर है, T-2 नीचे आएगा, T⁴ डायमेंशन ऑफ बी, यम -1 T⁴, m-1 T⁴। इक्वेशन नंबर कुछ भी बना लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ये, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो इसको। ए और बी निकल आया। अब डायमेंशन ऑफ ए और बी निकल आया तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ ए अपान बी निकाल सकते हो, ए अपान बी निकाल सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ ए अपान बी इज इक्वल टू, ए का डायमेंशन कितना है T2 डिवाइड बाई m-1 T⁴। क्या आया, यम ऊपर चला गया तो यम बचा, T2 है T-4, T-2 आ गया, यम T-2, ठीक है। ए अपान बी का डायमेंशन m-2। क्लियर है सबको, सबको समझ में आया ना, यस आर नो गाइज, हाँ या ना, आया ना सबको समझ में, बताते चलना बिल्कुल। यस गाइज, टोटल है, समझ में आ गया ना सबको, हटाया जाए। चलिए बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देखो, आप क्या कर रहे हो, CU/CET की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि आप 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, काम चलाने के लिए नहीं पढ़ रहे। CU/CET क्या होता है मालूम है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बहुत आसान होता है, आप जितना मेहनत करके पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा। बस ये कभी मत सोच के चलना कि ये बहुत टफ है, हम कैसे CU/CET निकाल पाएंगे। आपका सिर्फ इतना काम है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना नोट्स बनाते चलें, साथ साथ आप लोग प्रिपरेशन करते चलें, बस और कुछ नहीं करना है। 100% आप निकाल पाएंगे। क्लियर है? मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मैं फ्री ऑफ कोर्स अपने प्यारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और वो फ्री ऑफ कोर्स नॉलेज प्राप्त करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकें। ये आपका सपना ही नहीं, मेरा भी सपना है। आपका एडमिशन होगा तो आपसे ज्यादा खुशी हमको मिलेगी। क्यों? किसी टीचर से पूछ के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो जितने क्वेश्चन के टाइप बताए जा रहे हैं ये सभी में से एक ने एक क्वेश्चन आ ही सकता है, आपका आता ही आता है। जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं इसमें से जेई के क्वेश्चंस भी आए हैं, जो कि ऑलरेडी एनटीए ही कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आपका CU/CET भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवा रही है। मतलब एक ही कंपनी दोनों को कंडक्ट करवा रही है, समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं, याद कर लो। मतलब जेई का प्रिपरेशन भी, जेई का एग्जाम भी कौन लेता है? एनटीए ही लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपका CU/CET का एग्जाम भी कौन लेने वाली है? एनटीए ही लेने वाली है। सिलेबस दोनों का सेम है, तो पढ़ाई भी आप सेम करो। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द डायमेंशन of alpha, find the dimension of alpha in इक्वेशन, किसी इक्वेशन में क्या, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हमने क्या किया, e की पावर माइनस अल्फा टी रख दिया। ये चेक करने के लिए स्टूडेंट्स इससे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यस गाइज, आपके पास टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताएंगे। आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे यक्स क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मान लो, टी क्या है आपका टाइम है, एक्स नॉट भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ई आप जानते ही हो, एंड अल्फा तो आपको निकालना ही है। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे? बातें समझ में आ रही हैं कि बताया जाए? अरे खुद तो कर लिया करो, बस सर बताया जा रहा, हम तो बता ही रहे हैं, बट थोड़ा देर
खुद दिमाग लगाया करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस प्रकार से ये होगा। देखना जरा, सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं आपको। सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी, ई पावर माइनस अल्फा टी। आपको अल्फा का निकालना है, आपको निकालना है अल्फा का। अब आप लोग क्यों नहीं कर पाए, उसका भी कारण है। देखो समझना, एक पॉइंट होता है, किसी का पावर अगर है तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पावर की जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है। पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, समझ रहे हो ना, पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब अल्फा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। जो पावर होती है, पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। बातें समझ रहे हो ना। तो यहां पर जो अल्फा टी का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी, ये क्या होगा, एक डायमेंशन लेस होगा, अर्थात m0 l0 t0 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो जो अल्फा का डायमेंशन निकलेगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, टी का डायमेंशन क्या है, ऑलरेडी कैपिटल टी, क्या निकल के आया, m0 l0 t0। तो अल्फा का जो डायमेंशन निकले, टी उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, m0 l0 t -1। लिखने का तरीका तो यही है, m0 l0 t -1। बातें यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई कि जो पावर होती है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। और क्वेश्चन बताए जाएं इसी प्रकार। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? जस्ट राइट डाउन द चैट सेशन। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? बहुत बढ़िया है, ऐसे आप लोग इंटरेस्टेड रहा करो, हम लोग पढ़ाते चलेंगे। क्लियर है सबको? टेक ए स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको करने के लिए देंगे, जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कैसे, आओ देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपका, पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा, पांचवा ही शायद। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा दिया जा रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। आपको बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है इन इक्वेशन। कोई इक्वेशन दिया गया, ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा आपको एग्जाम में। इन इक्वेशन P इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा, ये दिया गया, ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा। ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें से आपको बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, इसमें से आपको बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। यस गाइस, कर पाओगे आप लोग डायमेंशन फाइंड? बता दें आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर P क्या है एक बार आप समझ जाओ। P इज ए प्रेशर एंड Z इज ए डिस्टेंस, थीटा इज टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर को ही तो थीटा लिखते हो आप लोग, और K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता थी तो हम बता दें, वैसे पता तो सब कुछ है आपको लेकिन याद नहीं करते। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमेशा मिलता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1 मिनट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन, ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। बता सकते हो इसको? सॉल्यूशन हम ही बता दें? कोई बात नहीं, कैसे करोगे आओ देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या कर लो, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप डायमेंशन निकाल लो। किलोग्राम का डायमेंशन, क्योंकि द्रव्यमान है m,
मीटर स्क्वायर है तो L2 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर T2 माइनस केल्विन है टेम्परेचर थीटा। ठीक, टेम्परेचर थीटा। देखिए माइनस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ये जो केजी माइनस मीटर स्क्वायर नहीं लिखा होता, किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिखा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक, क्या निकल के आया? यम L2T माइनस 2 थीटा माइनस 1। ये आपका डायमेंशन निकल के आया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन क्या दिया जा रहा है? P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा। अब आप सभी जानते हो कि जो पावर होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बिल्कुल। तो जो डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m0 L0 T0। तो यहाँ से अल्फा का डायमेंशन आप निकाल सकते हो। अल्फा इंटू जेड क्या है हमारा? यल है, डिस्टेंस है भाई, जेड हमारा डिस्टेंस है। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लिखे ही हो, यम L2T माइनस 2 थीटा माइनस 1 इंटू में थीटा भी आ गया इक्वल टू m0 L0 T0। यहाँ से देखो थीटा से थीटा कट जाएगा क्योंकि थीटा इनवर्स इंटू थीटा है। थीटा इनवर्स मतलब 1/थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। और भी कुछ कटेगा, एक एल से एक एल कटेगा। जो अल्फा का डायमेंशन मिला वो क्या मिला? इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर जाकर के यम और यल टी माइनस 2, ये तो फोर्स का आ रहा है MLT माइनस 2। अल्फा का जो डायमेंशन आ रहा है ये क्या आ रहा है? MLT माइनस 2। अब देखते हैं, क्योंकि ये इसका पावर है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? पावर है। और ये ऑलरेडी ई क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर हो सब लोग? तो आप क्या कर सकते हो? तो जो आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ पी जो होगा वो किसके डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ अल्फा अपान बीटा। क्यों? क्योंकि ई की पावर जो जितने भी हैं सब कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, सब हट जाएगा। ठीक, पी का डायमेंशन क्या होगा? पी इक्वल टू फोर्स अपान एरिया होता है, सभी जानते हो। अल्फा का डायमेंशन आप लोग निकाले हो MLT माइनस 2 डिवाइड बाई बीटा का हमें निकालना है, फोर्स का होता है MLT माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया का होता है L2 इज इक्वल टू MLT माइनस 2 डिवाइड बाई बीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जो बीटा का डायमेंशन मिला वो क्या मिला? L2। बीटा का डायमेंशन मिला L2, M0 L2 T0। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। यस आर नो गाइस? ठीक है, बातें समझ में आई? हटाया जाए? चलिए नाउ एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है कि उस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम साइन कॉस ले लें तो उस प्रकार के कैसे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ आपको डायमेंशन फाइंड करना है किसका? ए ओमेगा के इन इक्वेशन क्या दिया जा रहा है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपको इक्वेशन देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा इक्वेशन है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन समझ रहे हो ना? जितने भी लोग नहीं समझ रहे हो जाकर घर बैठकर सोचना, और हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में, कल हम बताएंगे ये कौन सा इक्वेशन है, लेकिन हम सब लोग को देखना चाहते हैं। देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं तो क्या करते हो सब लोग? सब लोग क्या करते हो? जितने भी लोग बैठे हो, हाँ सर ठीक है जो भी है। लेकिन जब जाकर खुद खोजोगे ना, जब गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कौन सा इक्वेशन है तो याद रहेगा। पता है हमारे टीचर ने एक दिया था क्वेश्चन था, वो मैगजीन में वो क्वेश्चन था,
तो उस क्वेश्चन को कहा था कि उसी मैगजीन में इसका आंसर है और मैगजीन पकड़ा दी। मैगजीन लगभग 16-17 पेज की थी, तो छोटा छोटा अच्छा उसमें लिखा भी गया होता, बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसमें से एक क्वेश्चन था, ढूंढते ढूंढते थक गए, 2 दिन का टाइम था, खूब ढूंढे मिला ही नहीं। भाई इतना छोटा छोटा लिखा होता है, वो छोटा सा क्वेश्चन मिले कहाँ से? वो तो जान रहे थे, वो तो पढ़े थे उस क्वेश्चन के बारे में। मैगजीन ले जाकर कहे कि सर नहीं मिला, फिर कहे कि हाँ ठीक है बता देंगे, फिर भी नहीं बताया। मतलब कहा कि मैगजीन में लिखा है फिर भी, लेकिन नहीं बताया। मैगजीन लेकर चले गया। 2 दिन पूछे, डेली आते थे, उनसे यही पूछते थे कि सर बता दीजिए वो क्वेश्चन का आंसर, सर बता दीजिए वो क्वेश्चन का आंसर। नहीं बताया। लगभग बीत गए 5-6 दिन, 1 हफ्ते बीत गए, तब तक नहीं बताया। फिर एक दिन हमने पूछा तो कहे कि इंटरेस्टेड हो मतलब जानने के लिए। फिर वो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने उसी मैगजीन में ही दिखाया। लाइब्रेरी से मैगजीन को लाया और उसी मैगजीन में उसका आंसर लिखा था कुछ 3 या 4 पेज पर। और वो क्वेश्चन का आंसर आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि उस पर हमने मेहनत की थी। मेहनत नहीं किए होते, ऐसे डायरेक्ट बता दिए होते, नहीं याद रहता। आज तक नहीं भूले। क्यों? क्योंकि उस पर हमने मेहनत किया। इसलिए आप लोग जाओ, मेहनत करोगे तो याद रहेगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का। देखो, समझना, सीखना, रटना सबके बस की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना एक्चुअल ये है। फिजिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आप कॉन्सेप्ट सीखो। ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन रटे जा रहे हो, बस न्यूटन का इक्वेशन मिल गया बस पढ़ लिया, हाँ ठीक है न्यूटन का इक्वेशन। एक्चुअल फील देखो, क्या है न्यूटन का इक्वेशन। आखिर उन्होंने ये इक्वेशन दिया रहा होगा तो क्या सोच के दिया रहा होगा, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस कंडीशन में भी ये हो सकता है कि लग जाए। अपने दिमाग में भी कुछ क्रिएटिव माइंड करो, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। फिजिक्स इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट, जैसा हमें लगता है। ए सर, जो सर पढ़ाते हैं सब यही बताते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को। भाई मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। टाइम न मिलने की वजह से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ भी, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। लेकिन फिजिक्स इज ए सिंपल एंड सिंपल। क्यों? वैसे हर एक सब्जेक्ट सिंपल होता है, लेकिन हम इसलिए फिजिक्स को बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर आप 100 स्टूडेंट को ले लो, किसी भी स्कूल के 100 स्टूडेंट को ले लो, उसमें से पूछ लो सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, तो शायद मैथ को छोड़ करके वो क्या बोलेंगे? फिजिक्स है। फिजिक्स हार्ड लगता है स्टूडेंट को, पता नहीं क्यों। मैंने देखा है जितने भी लोगों को पढ़ा, पिछले 3 सालों से पढ़ा रहे हैं, उसमें से देखा जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको क्या लगता है कि फिजिक्स हार्ड है। बट मैंने जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ट्रस्ट में आपको विश्वास नहीं होगा, शुरुआत में उन्हें फिजिक्स हार्ड लग रही थी, लेकिन जब वो एग्जाम देने बैठे, एग्जाम देकर आए, तो वो कहे यस सर फिजिक्स इज अ सिंपल। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आपको CUCET में फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम देकर आओगे, मुझे रिजल्ट दिखाओगे, तब आप कहोगे यस सर CUCET में जो फिजिक्स है वो सबसे सिंपल था। वैसे मैं केमिस्ट्री भी आपको याद करा दूंगा, मैथ भी याद करा दूंगा, लेकिन आप ये तो समझते हो केमिस्ट्री सिंपल है, मैथ सिंपल है, आपको आ जाता है, लेकिन फिजिक्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हो। एक के बाद एक जो स्टेप होता है वो नहीं सीख पाते हो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिए, याद कर लिए, हाँ सभी के लेफ्ट साइड के, राइट साइड के, या फिर कोई भी इक्वेशन तभी घट सकता है, एक दूसरे में टर्म घट सकते हैं जब उनका डायमेंशन सिमिलर हो, बस याद कर लिए, हो गया। और पेपर में बैठे भूल गए। लेकिन 5-6 क्वेश्चन कराने के बाद भी क्या ये कॉन्सेप्ट आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप कोई इक्वेशन बताइए, उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 100% मैं दावा के साथ कहता हूं आपको वो इक्वेशन याद हो जाएगा। और फिर एक बार वैसे थ्योरी पढ़ते चले गए, फिर बैठे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, फिर नहीं होगा। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि थ्योरी याद कर लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाने। कहां से होगा न्यूमेरिकल थ्योरी याद करने से नहीं होता। अगर थ्योरी याद करने से न्यूमेरिकल होता तो हर एक स्टूडेंट न्यूमेरिकल कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि थ्योरी में आप जब पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट होता है,
कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे यही दे दिए y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एस, हमने 5 इक्वेशन बता दिए। अब उस पांचों प्रकार के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप कर पाओगे, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाए तो। लेकिन पांचों सीखने के बाद भी मैं दावे के साथ कहता हूं आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं सीखे हो। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सीख जाओगे तब जाकर आप 100% प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि 6 ही प्रकार के क्वेश्चंस ही आते हैं उसमें, टाइप्स इतने ही हैं। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम टाइप्स हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो ऐसे ही हैं। इसके बाद अलग अलग इक्वेशन हमारे आ सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बताना जरा, आप लोग तो लेक्चर सुन रहे हो, क्या करोगे? ठीक, चलिए यहां पर y क्या है? डिस्प्लेसमेंट और t क्या है? टाइम। x हमारा क्या है? डिस्टेंस। सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको दिया क्या जा रहा है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कल की अगर क्लास लिए होते, सॉरी कल तो क्लास नहीं हो पाई थी हमने, हाँ शायद कल क्लास नहीं ली थी, टाइम नहीं मिल पाया था मुझे इस टाइम, तो सो सॉरी, समझा करो। परसों की क्लास अगर आप लोग लिए होंगे तो वहां पर हमने बताया था जो एंगल था निकल के आया था, एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पाया था कि नहीं आपने? एंगल जो था हमारा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी था। कैसे? आओ मैं बता देता हूं। एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपान रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपान रेडियस, यही तो होता है। आर्क क्या है? लेंथ है। अरे भाई कोई एक मान लो गोला है, सर्कल है, इसका आर्क मान लो इतनी दूरी तक है, ये यहाँ तक इसका आर्क है, ए से बी तक, इसका रेडियस कुछ इतना है आर, ये भी एक लंबाई है और ये भी एक लेंथ ही है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? आर्क का लेंथ ही है ये एक प्रकार का, और ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है। ठीक, किस में मेजर करोगे? मीटर बाय मीटर, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। या ऐसे भी नहीं समझ में आया? ये मीटर बाय मीटर, मीटर का होता है यल अपान यल, यल की पावर 1 और यल की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बचा? यल की पावर 0। बातें समझ रहे हो ना कि जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक, एंगल इज ए डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? एंगल इज ए डायमेंशनलेस। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। अरे डिलीट हो जाए मेरे भाई। ठीक, चल, एंगल इज ए डायमेंशनलेस, और डिलीट ही नहीं हो रहा है, जानते छोड़। तो इतना तो समझ में आ गया। थोड़ा सा हम इसको एक टोटल इरेज कर सकते हैं ना, ताकि आपको बता सकें। ये बोर्ड लगभग भर चुका है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हटाएं इसको, ए ओमेगा के का निकालना है हमको। ठीक है, लिख लो। हमें क्वेश्चन क्या दिया था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, माइनस में के एक्स। हम जान गए कि ये साइन थीटा ही तो है। अरे भाई y इज इक्वल टू ए साइन थीटा ही तो है, ये थीटा ही तो है। थीटा मतलब एंगल, एंगल इज ए डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर लिख लो, सिंस एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप निकालो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशनलेस ही होगा, m0 L0
T0। ओमेगा का डायमेंशन हमें निकालना है, इंटू टी का टी हो जाएगा M0 L0 T0। ओमेगा का डायमेंशन अगर हम निकालें, ओमेगा का डायमेंशन अगर हम निकालें तो क्या निकल जाएगा, M0 L0 T-1। ठीक, ओमेगा का डायमेंशन निकल आया। इसी प्रकार अगर हम दूसरा निकालने की कोशिश करें, कौन सा, kx भी तो हमारा एंगल है, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो जो डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल टू M0 L0 T0। k का डायमेंशन में निकालना है, x का होता है हमारा L इज इक्वल टू M0 L0 T0। क्या निकल के आएगा, k का डायमेंशन M0 L-1 T0, ये निकल के आएगा। आपको ओमेगा और k का डायमेंशन मिल गया, ओमेगा और k का डायमेंशन मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, y का डायमेंशन, सॉरी a का डायमेंशन। क्या निकालना है, a का डायमेंशन। तो जो डायमेंशन होगा ऑफ y इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस में kx। हो सकता है कि नहीं। यहां पर आप देख सकते हो डायमेंशन ऑफ a लिखे, ये हमारा क्या है, डायमेंशनलेस है। थीटा जब डायमेंशनलेस है तो साइन थीटा डायमेंशनलेस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब थीटा डायमेंशनलेस है तो साइन थीटा भी डायमेंशनलेस ही होगा। तो डायमेंशन ऑफ a के ही बराबर आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ y क्या है, y इज ए डिस्प्लेसमेंट, मतलब यार जो डायमेंशन ऑफ a निकल के आया दैट इज M0 L T0। लिखने का तरीका यही है, डायरेक्ट L नहीं लिखते हैं, M0 L T0 लिखते हैं। ठीक, दिस इज योर फाइनल वर्डिक्स, आंसर आ गया। सुनो डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम सोचे थे आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी कर देंगे, बट टाइम जो हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोग लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो नोट डाउन कर लीजिए। इतना क्लियर है सबको, समझ में आया? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएं यस और नो। आज का सेशन बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक बहुत ही सिंपल लगने लगेगा जितने भी पढ़ाए जाने। जैसे डायमेंशन को सोच करके आपको डर लगता था, अरे डायमेंशन क्या है, इससे फार्मूले कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, फार्मूला डिराइव करना भी हम कल बताएंगे। इसका क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, हमें नहीं आ रहा है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जैसे डायमेंशन अभी पढ़े ना जितना 3 लेक्चर में, तीनों में बढ़िया समझ में आया। परसों एक लेक्चर था, नर्सों था, आज है। तीनों लेक्चर में कोई सा भी प्रॉब्लम मिला नहीं मिला, याद सा होता जा रहा है जैसे आपको ना, ऐसे एक एक टॉपिक आपको याद करा देंगे, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बड़ी इंस्पायर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।